स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 2 का सेकंड चैप्टर, दैट इज द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। कैन यू रिकॉल में यहाँ कुछ क्वेश्चन से शुरुआत की है कि हम काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट लेते हैं, है ना, जिसमें मिल्क है, व्हीट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है। तो इसका सभी का लेने के पीछे पर्पस क्या है? न्यूट्रिएंट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर बोला जाए कि बैलेंस जो डाइट हम लेते हैं जिसमें सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन ये सब चीज़ें रहेंगे, ये क्यों इम्पोर्टेंट क्यों होना चाहिए बैलेंस डाइट? तो हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, बॉडी ऑर्गन के जो रिस्पेक्टिव फंक्शन है वो सही मायने में सिस्टमेटिक वे से वर्क करे, इस कारण से बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। ओके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होने के लिए, फूड के डाइजेशन होने के लिए डाइजेस्टिव जूस का इस्तेमाल किया जाता है ना। कुछ ऐसा होता है कि अनवांटेड जो मटेरियल है, दैट इज़ द वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी के बाहर डालने के लिए भी एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास में होती है। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी होती है जो एनर्जी रिच जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करती है रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स के पास में। ऐसे बहुत सारे बॉडी कंट्रोलिंग भी प्रोसेस हमारे बॉडी में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अलग अलग फंक्शंस अलग अलग ऑर्गन्स करता है, बराबर है। और फिर जैसे अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक फंक्शन है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, कंट्रोल सिस्टम है। तो ये अलग अलग एक्सटर्नल ऑर्गन्स करते हैं जो बाहर से हमें दिखते हैं, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स भी करते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। और सबका इम्पोर्टेंट रोल है, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन ये वर्क करते समय दोनों का एक में के साथ कोऑर्डिनेशन होना उतना ही ज़रूरी है। ओके, ये अगर कोऑर्डिनेशन सही ढंग से हुआ तो ही ये सभी ऑर्गेनिज्म सही मायने में हम बोल सकते हैं कि वर्क करेंगे। और ये सभी ऑर्गेनिज्म या फिर सभी ऑर्गन्स वर्क करने के लिए फिर एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी का जो सोर्स है वो सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? दैट इज़ फ्रॉम द फूड, बराबर है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, ये मेन सोर्स है एनर्जी के। ओके, ऐसे ही आप जानते हो कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो केवल क्या फूड ही हमें एनर्जी देता है? नहीं, उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो भी है, दैट इज़ द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो कि ऑक्सीजन को, तो फूड और ऑक्सीजन ये दोनों के माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, तो ये बॉडी को कंट्रोल भी करता है। तो हमें, जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो फूड और वेजिटेबल को कंटेंट करते हैं, लेते हैं, रिसीव करते हैं। तो प्लांट्स में क्या होगा? प्लांट्स ये ऑटोट्रॉफ्स है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओके, तो ऐसे समय पे वो कई बार वो अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं इन टर्म्स ऑफ द, कभी फ्रूट्स के रूप में, कभी लीव्स में, कभी स्टीम में, कभी रूट्स में। ओके, और जब भी उनको रिक्वायरमेंट लगेगी उस समय वो उसे रिसीव करते हैं। और इनडायरेक्टली हमें भी शाकाहारी होने के फ़ायदे यही है कि ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये मिनरल्स, ये इनडायरेक्टली हमें प्लांट से भी रिसीव मिलते हैं। तो फूड और प्लांट्स ये दोनों को रिलेटेड है हमारे बॉडी से, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले अगर आप बात करें तो नियर बाय कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो ये हमें दूध से, फ्रूट से, वोटिकन से, शुगर केन जिसे हम बोलेंगे गन्ना, वेजिटेबल्स है, जगेरी है, ज्वारी है ना, पोटैटो, ये सब चीज़ें से हमें, राइस भी इसमें आएगा, तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी मिलती है। मतलब इमेजिन कीजिए कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ओके, तो ऐसे समय पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ प्रोसेस में फूड उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शंस में। यहाँ एक आपको डायग्राम दी है स्टूडेंट्स, और ये डायग्राम कई बार पूछते हैं और एक्टिविटी के रूप में। तो अलग अलग पार्ट्स जो है वो यहाँ बॉक्स के रूप में फिलअप करने हैं आपको। तो नेजल कैविटी जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद नीचे है ओरल कैविटी, उसके बाद फैरिक्स आएगा, उसके बाद लंग्स के 2 अलग अलग पार्ट्स है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में है। ठीक है, उसके नीचे डायफ्राम आपको दिखेगा, है ना, एलओरी जो है वो आप देखोगे। तो ये सभी पार्ट्स है जो कि रेस्पिरेशन में कहीं ना कहीं हद तक के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये वर्क करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये 2 लेवल में होता है। एक होता है बॉडी लेवल पे, दूसरा होता है
सर्कुलर लेवल पे। बॉडी लेवल पे मतलब कैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विथ सराउंडिंग इस पे। और अगर इन केस ऑफ द हम सर्कुलर लेवल की बात करें तो उस समय फूड स्टॉक जो है, जो भी हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या फिर विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं। okay. तो यहाँ कैन यू टेल में फिर से थोड़ी सी ये दी है कि ये पूछा है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दैट इज द C6H12O6 है, और उसमें कार्बन के एटम जो है वो 6 है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 6 है। तो इनके बीच में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा रहेगा, और उस समय ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये होती है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, तो ये गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये जो प्रोसेस है इसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, जो हम केमिस्ट्री में सीख चुके हैं। ठीक है, तो हमें ये जो भी हम खाना खाते हैं डेली लाइफ में, हमें जो फूड खाते हैं मैक्सिमम देखोगे चपाती, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये मैक्सिमम इससे हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। अब एटीपी वगैरह क्या है मैं ये नेक्स्ट बताऊँगा आपको। ओके, तो बाद में ये जो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, और इसी को ही सेलुलर रेस्पिरेशंस कहा जाएगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशंस होने के अलग अलग दो मेथड्स है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है या फिर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, वेयर एज अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उस समय जो रेस्पिरेशन होगा उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन ये जो है 3 स्टेप में डिवाइड होता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शंस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस ये कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर, बराबर। तो यहाँ मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है, जो मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, उससे आपको पायरुविक एसिड मिलता है, एटीपी मिलता है, NADH2 मिलता है, साथ में वाटर मिलता है, और हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। ओके, उसके बाद ये जो मिलने वाला जो पायरुविक एसिड है, बाद में उसका कन्वर्शन एसिटिल को एंजाइम्स में होता है, और जिसके थ्रू आपको NADH2 और CO2 के रिस्पेक्टिव दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ही क्रब्स साइकिल कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये साइकिल कहाँ होती है या फिर ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाएगा। ओके, तो दोनों जो मॉलिक्यूल्स है एसिटिल कोएंजाइम्स के, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर्स होंगे और वहाँ ये प्रोसेस होते हुए आपको दिखेगी। और यहाँ एसिटिल कोएंजाइम्स का कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, और जिसके थ्रू आपको कार्बन डाइऑक्साइड, HO2 मतलब वाटर, और NADH2 और FADH2 ये आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये जो डायग्राम है दी हुई 2.2 पे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये कभी कभी निकालने को बोलते हैं। इसमें देखने से काफ़ी इजी सी डायग्राम है, जिसको आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखेगा, पायरुविक एसिड है, साथ में ही फैटी एसिड भी मिलेंगे। तो ऐसे समय पे आप देखोगे कि यहाँ जो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको जैसे मैंने बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशंस के अंदर होते हुए दिखेगी। इसमें कम्प्लीटली ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है। ओके, और यहाँ NADH2 और FADH2 इनका पार्टिसिपेशन होता है, और जिसके थ्रू आपको ATP के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और साथ में ही ATP के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो NADH2 से 3 मॉलिक्यूल ATP के, और FADH2 से 2 मॉलिक्यूल्स आपको ATP के मिलते हैं। इस तरह से ये मिला जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये जो जैसे मैंने बोला कि ये पूरी तरह से प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर जो मैंने बोला NADH2, FADH2 उनका लॉन्ग फॉर्म कई बार पूछते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। NADH2 का है नाइकोटोमाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 जो है वो प्लेइंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक उनके दोनों एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशंस के बारे में देखेंगे।
ठीक है, और इसे क्रॉप साइकिल क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे, एनर्जी करेंसी कैसे ट्रांसफर होती है ये भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।